25 नवंबर 1915 में कोरिया देश के एक गांव में चुंग जू युंग नाम का लड़का हुआ। यह गांव कोरिया के गरीब तथा भूखमरी वाले इलाके में था। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि कभी कभी तो परिवार के सभी सदस्य सारे दिन काम किया करते थे, लेकिन सारे दिन काम करने के बावजूद भी उन्हें खाना नहीं मिल पाता था। इन्होंने अपने माता पिता की सहायता के लिए छोटी सी उम्र में ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके मन में बचपन से एक ख्याल था कि वो भी एक अमीर इंसान बने, एक सफल इंसान बने। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, चुंग जू युंग अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, हम इतने गरीब पैदा हुए हैं, क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? क्या आपके हिसाब से हम कभी अमीर परिवारों की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे? तो इनकी माँ इन्हें कहती हैं कि देख बेटा, गरीबी हमारी किस्मत है, हम गरीब पैदा हुए हैं और हम दुख सहते सहते इसी गरीबी में मर जाएंगे। अपनी माँ का यह जवाब सुनकर वे थोड़े परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने तभी एक दृढ़ निश्चय किया कि वो अमीर बन के रहेंगे, अपनी खुद की किस्मत बदल के रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। इन्होंने कई बार अपने घर से भागने का प्रयास भी किया ताकि ये अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन ये हर बार असफल रहते क्योंकि इनके पिताजी इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आते थे। जब इनकी उम्र 18 साल की हुई तो इन्होंने फिर से घर से भागकर शहर जाने का प्रयास किया और इस बार ये अपने प्रयास में सफल हो गए। ये एक शहर में पहुंच गए। गांव से शहर में पहुंचना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें, सड़कों पे चलती हुई गाड़ियाँ, इतने सारे लोग इत्यादि सब बातें उन्हें आश्चर्यचकित कर रही थी और उन्हें उत्साहित भी कर रही थी। ये बिल्कुल खाली हाथ थे, इनके पास में कुछ नहीं था। इन्होंने सबसे पहले अपना गुजारा करने के लिए काम करना शुरू किया। आखिरकार इन्हें एक मजदूर के रूप में काम मिल गया। ये मजदूरी करते थे, जो कि बहुत मेहनत भरा काम होता था, लेकिन इन्होंने इस बात के लिए कभी शिकायत नहीं की। इन्होंने अपना काम पूरा मन लगाकर किया। लेकिन एक दिन इनके कानों में खबर पहुंची कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक चावल की दुकान है जिसके मालिक को डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है। इन्होंने डिलीवरी बॉय बनने के लिए अप्लाई कर दिया और किस्मत से इन्हें वहाँ पर काम भी मिल गया। यह भी एक मेहनत वाला काम था, लेकिन इन्होंने इस काम को पूरा दिल लगाकर किया। चावलों को डिलीवर करने के अलावा इन्हें दुकान का और भी काम करना पड़ता था, जैसे कि साफ सफाई इत्यादि काम करने पड़ते थे। इनके मालिक इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत और ध्यान से कार्य करते थे। उनकी मेहनत से प्रसन्न होकर उस दुकान के मालिक ने इन्हें 6 महीनों के बाद में उस दुकान का मैनेजर बना दिया। अब ये दुकान के मैनेजर बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इन्होंने यह नहीं सोचा कि अब तो मैं मैनेजर बन गया हूँ, अब मुझे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मुझे आराम से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। मैनेजर बनने के बाद में इन्होंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। इनके मेहनत तथा दृढ़ निश्चय की वजह से दुकान वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इनके मालिक ने प्रसन्न होकर पूरी दुकान को ही इनके हवाले कर दिया। पूरी दुकान की जिम्मेदारी इन्हें दे दी। 22 साल की उम्र में ही ये दुकान के मालिक बन गए थे। उनकी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ इन्हें कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, और आज वह दिन था जहाँ ये अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और उनकी बिना किसी गलती के इन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। इनकी सारी मेहनत, इनके सारे सपने सब 1 मिनट में गायब हो गए। लेकिन यह वह वक्त था जब उन्हें निर्णय करना था कि उन्हें हार माननी है या फिर से वापस से मेहनत शुरू करनी है। इन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना और वापस से मेहनत करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप से कहा कि भले ही मुझसे मेरी दुकान छीन ली गई है, लेकिन मुझसे मेरे सपने और मेरा दिमाग कोई भी छीन नहीं सकता। इन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि इन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। सन 1940 में इन्होंने पैसा इकट्ठा करके
बहुत बड़ा रिस्क लेकर कार रिपेयरिंग की दुकान खोल ली, अपना एक गैराज खोल लिया। वहाँ भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में कार्य किया, पूरी ईमानदारी के साथ में कार्य किया। ये लोगों की कारों को इतने अच्छे से रिपेयर करते थे कि उन्हें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता था। अपनी ईमानदारी के बल पर इन्होंने कई लोगों का विश्वास जीत लिया और कई लोग इनके पास में रोज़ाना कार रिपेयर कराने आने लगे। लेकिन इसी बीच एक हादसा हो गया। इनके गैराज में आग लग गई और वापस से दोबारा इनकी पूरी मेहनत धुआं धुआं हो गई। इस बार भी इनके पास में दो ऑप्शन थे, या तो वे हार मान ले या फिर वे वापस से कार्य करना शुरू कर दे, वापस से मेहनत करना शुरू कर दे। और इस बार भी इन्होंने हार मानने के बजाय दूसरा वाला ऑप्शन चुना। इन्होंने वापस से मेहनत करना शुरू कर दिया और एक और गैराज खोल लिया, कार रिपेयरिंग शॉप खोल ली। इन्होंने अपने पुराने गैराज में जिसमें आग लग गई थी उसमें काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी लोगों का भरोसा जीता था। इस वजह से बहुत से लोग इन्हें जानने लग गए थे और वे इनके पास में कार रिपेयर करवाने आने लगे। इन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया कि ये कम से कम समय में ज़्यादा गुणवत्ता वाला कार्य लोगों को प्रदान करेंगे। अधिकतर लोग इनके बारे में सकारात्मक बातें करने लग गए। वे अन्य लोगों को सलाह देने लग गए कि यदि कार खराब हो जाए तो इनकी दुकान पर चले जाना। लोग एक दूसरे से यह बात साझा करने लग गए कि चुंग जू युंग नाम का यह लड़का पूरी तरह ईमानदारी से कार्य करता है और बहुत अच्छा कार्य करके देता है। इस प्रकार इनकी दुकान की सकारात्मक मार्केटिंग होने लग गई, जिससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। चुंग जू युंग ने सन 1946 को अपनी दुकान का नाम बदलकर हुंडई मोटर सर्विसेज सेंटर कर दिया। इन्होंने कई नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिए। जो गाड़ी गैसोलीन से चलती थी उनके इंजन बदलकर इन्होंने चारकोल से चलने वाली कार बना दी थी। इस प्रकार ये काफ़ी दूरदर्शी थे, भविष्य की समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे इनका बिजनेस काफ़ी फैल गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल बन गए। अब ये पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी बन गए और इन्होंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कोरिया की कई बिल्डिंगें, सड़कें, पुल इत्यादि को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसीलिए इन्होंने सन 1947 में इन सब से संबंधित एक कंपनी खोली जिसका नाम था हुंडई सिविल इंडस्ट्री। इस कंपनी ने आगे जाकर खूब प्रगति की और इसका नाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रख दिया गया। इन्होंने इस कंपनी से काफ़ी पैसे कमाए। इन्होंने अपने पैसे ऐशो आराम में ज़्यादा खर्च नहीं किए, इन्होंने रिस्क लेकर नए बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन आप सबके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि कार रिपेयर करते करते ये कंस्ट्रक्शन एरिया में कैसे आ गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा रचनात्मक था। ये नई नई समस्याओं का समाधान निकालते रहते थे। इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइड में करना शुरू कर दिया। चुंग जू युंग स्वाभाविक रूप से नेटवर्क करने में बहुत अच्छे थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इज्जत, जिसका प्रयोग वो सरकार के साथ में तथा मिलिट्री के साथ में अच्छे संबंध बनाने में करते थे। धीरे धीरे इन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए और इन्होंने खूब कमाई की। ये साल चल रहा था सन 1967। इनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई थी। अधिकतर लोग जब 50 साल की उम्र के हो जाते हैं तो वे सोचते हैं काफ़ी कमा लिया, अब आराम करते हैं और ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन इन्होंने 50 की उम्र में अपने काम को छोड़कर आराम करने के बजाय एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था हुंडई मोटर ग्रुप। उस टाइम पर साउथ कोरिया में अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, मतलब अन्य देशों से कार खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि खुद की एक ऐसी कार बनाने की कोशिश करता हूँ जिसका निर्माण कोरिया में हो, जो कोरिया की अपनी कार कहलाए, ताकि लोगों को विदेशी कार न खरीदनी पड़े। इन्होंने अपनी कार लॉन्च कर दी जिसका नाम था हुंडई पोनी। यह कोरिया की सबसे पहली कार थी जो कोरिया में डिज़ाइन की गई थी। अपने देश में बनी कार को देखकर कोरिया के लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय विकासशील देश के लिए अपनी खुद की कार लॉन्च करना लगभग असंभव था। लेकिन इन्होंने उस असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया। यह कार कोरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे खरीदा।
फिर इसके बाद में इन्होंने सोचा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करते हैं ताकि अलग अलग देशों के लोग इसे खरीद सके। आखिरकार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार को लॉन्च किया, लेकिन यह कार ज़्यादा बिकी नहीं। इनका आइडिया फ्लॉप हो गया। इनसे कहा गया कि तुम साउथ कोरिया के लिए कार बनाते रहो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में यह कार नहीं बिकेगी। लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बिकेगी। प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम तैयारी की है। इन्होंने सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की और यह कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इसमें हर साल 3 लाख कारें बनाई जा सकती थी। अधिकतर लोग यह कहने लग गए कि यह एक बकवास आइडिया है, क्योंकि कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लॉप हो चुकी है। उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी भरी बात नहीं है। उनके आलोचक उनकी काफ़ी बुराई करने लग गए। इन्होंने अपनी टीम से कहा कि हम फेल नहीं हुए हैं, हमारी कार फेल नहीं हुई है, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि हमने कुछ कमी रख दी है जिसकी वजह से यह कार बिकी नहीं है। आगे इन्होंने कहा कि इस कमी को दूर करना हमारा लक्ष्य है और इसे दूर करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉन्च करना है। इसके बाद में इन्होंने कार की परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, मार्केटिंग इत्यादि सब बातों पर बारीकी से गौर किया और उस कार का दूसरा वर्जन पोनी 2 लॉन्च किया, जो कि कोरिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बिकी। इसके बाद में इन्होंने हुंडई एक्सल नाम की एक और कार लॉन्च की जो काफ़ी बिकी। अमेरिका में 1,70,000 से अधिक लोगों ने इस कार को खरीदा। अपना यह कारनामा करके इन्होंने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। चुंग जू युंग कहते हैं कि यदि आप ग्राहक की ज़रूरत का ध्यान रखकर उन्हें मूल्य प्रदान करते हैं तो दुनिया का कोई भी मार्केट आपके लिए बंद नहीं है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।